तो अभी हम लोग चलते हैं इसके आगे फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग कैसे करनी है, आओ पहले तो समझो टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है। ठीक है, टेस्टिंग, अच्छा पहले तो ये समझो इवैल्यूएशन और टेस्टिंग में क्या फर्क है, वरना तो देखा जाए तो दोनों सेम से ही है। टेस्टिंग में हम लोग सीधा मैदान में उतर जाते हैं, इवैल्यूएशन में हमने अंडरस्टैंडिंग में हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, इससे पूछ के उससे पूछ के जैसे तैसे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और कुछ भी नहीं करा हमने। ठीक है, फिर हमने इवैल्यूएशन करा। इवैल्यूएशन के लिए हमने मेथड्स पढ़े जिसके अंदर हम लोगों को हो सकता है अंदर जाना पड़े, लेकिन हमने इंटरनल कंट्रोल को खुद कहाँ परफॉर्म करके देखा। आप पहले डिफरेंस समझो, अगर इन तीनों टॉपिक में डिफरेंस क्लियर नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, वरना आपको ये याद तो हो जाएगा पर वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं। पहले आप ये देखो कि जब आप टेस्टिंग की बात करो तो इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। इवैल्यूएशन कैसे डिफरेंस निकालते हैं, आप मेरी तरफ आशा भरी निगाहों से मत देखा करो हर बात में कि ये बताएगा टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है। तू पढ़ा रहा है ना पैसे लिए, बता, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, पूरा टीचर पे डिपेंडेंसी नहीं। कैसे निकालें, तो टेस्टिंग तो पढ़ा ही नहीं अभी तक हमने, तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन इवैल्यूएशन तो पढ़ लिया। इवैल्यूएशन के 4 मेथड पढ़ लिए ना, उन 4 में से देखो ना, 4 मेथड में करा क्या हमने, क्या हमने उधर इंटरनल कंट्रोल को एक्चुअल टेस्ट करा क्या। पहले वाले मेथड को छोड़ दें, नैरेटिव रिकॉर्ड के अलावा बाकी किसी मेथड में हमने इंटरनल कंट्रोल को एक्चुअल में टेस्ट कहां करा, करा ही नहीं हमने। चाहे आप फ्लो चार्ट ले लो, चाहे आप क्वेश्चनर ले लो या चेकलिस्ट, हमने क्या करा, एंटिटी से ही पूछा। मतलब इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन में इतना ही फर्क है कि अंडरस्टैंडिंग में हमने थोड़ी सी डीप में जाके अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, इवैल्यूएशन में हम थोड़ा डीप में घुस गए, थोड़ा स्पेसिफिक हो गए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हमें अब यह भी समझ में आने लगा कि उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है। राइट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेने से हमको पता चल रहा था इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। राइट, एक ओवरऑल पता चल रहा था इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे, बट लाइक वी वर नॉट श्योर एट ऑल। इवैल्यूएशन करने से डीप अंडरस्टैंडिंग मिली, स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग मिली, तो हमें उसकी एग्जिस्टेंस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में पता चला। बिल्कुल वैसे हमारा काम यहां हो जाता है। इसके बाद आप अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड कर सकते हो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, एक बार खुद भी टेस्ट कर लेते तो बढ़िया रहता। ठीक है, खुद भी टेस्ट कर लेते, या कोई इंटरनल कंट्रोल मेरे सामने, देखो गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई भी व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है ना, एक वर्ड होता है टेस्ट ड्राइव। सुना है आपने, क्या होता है टेस्ट ड्राइव? कौन ऐसा बंदा है जो सुबह उठा और जाके सीधा बोले आज गाड़ी खरीदेंगे, शोरूम में गए और गाड़ी खरीद के लेकर आ गए? लोग गाड़ी खरीदने से पहले 6 महीने, मैं हम तो ऐसे ही करते हैं, मैंने जब भी गाड़ी खरीदी, राइट, हमेशा हमने 6 महीने, हम तो नॉर्मल आदमी है ना यार, अपन कोई ऐसे तो है नहीं कि सुबह उठे और जाके 25 लाख का चेक दिया, 15 लाख का चेक दिया और गाड़ी खरीद ली। अपने यहाँ पे इस दिवाली पे प्लानिंग होती है, तब अगले दिवाली पे गाड़ी आती है। इस दौरान हम लोग सारी रिसर्च कर लेते हैं, राइट, उस गाड़ी के बारे में जो भी ब्रोशर्स एंड ऑल, पूरी अंडरस्टैंडिंग बिगनिंग से, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेने से, फिर डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हो, जो लोग उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। पहले तो आपने देखा, जगह जगह पढ़ा, फिर जो लोग यूज कर रहे हैं उनसे पूछेंगे, राइट, उन लोगों से गाड़ी के बारे में डीप किया, आपका क्या फील रहा, आपको एक्चुअल में कितना एवरेज मिल रहा है, आपको एक्चुअल में गाड़ी में क्या कंफर्ट आ रहा है। फिर भी जब गाड़ी खरीदने जाते हो तो उससे पहले 10 दिन पहले, 7 दिन पहले जाके गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर आते हैं। टेस्ट ड्राइव मतलब टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं खुद इंटरनल कंट्रोल मेरे सामने परफॉर्म होते हुए देखूंगा, या मैं खुद इंटरनल कंट्रोल खुद परफॉर्म करके देखूंगा। ठीक है, फिर सेटिस्फेक्शन आएगा। अब इसमें तो एक्चुअल में आपको इंटरनल कंट्रोल परफॉर्म करना है, और उसका नाम है मेथड का री परफॉर्मेंस। इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के मेथड का परफॉर्मेंस। री परफॉर्मेंस मतलब दोबारा परफॉर्म करके देखो। ठीक है, या फिर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखो, ऑब्जर्वेशन। दो इन्होंने ये लिखा है, अभी हम अंदर नहीं जा रहे, मैं वैसे बता रहा हूं। इन्होंने लिखा है आप इंक्वायरी कर लो, इन्होंने लिखा है आप ना इंक्वायरी के अलावा ऑब्जर्वेशन कर लो। इसकी कोई नीड नहीं होती। फिर ये बनाने वाला बेवकूफ है इसलिए ऐसी गलती कर रहा है, बनाने वाला समझदार होता ना तो ये गलती नहीं करता। जब आप यहां इंक्वायरी करा रहे हो तो फिर आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में क्या कराया, इवैल्यूएशन में क्या कराया, यहां तो कराना ही ये था, यहां तो कराना ही ये था। राइट, क्या मैं बताऊंगा अभी अंदर जाके, ये कर सकते थे, इसकी तो कोई नीड ही नहीं थी। ये होता है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं, आपको तब क्लियर आएगा। बैंक्स में हम ऑडिट करते हैं, तो बैंक में क्या होता है,
बैंक का सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। अब बैंक में हम लोग जैसे मान लो किसी बैंक की ब्रांच में गए, अब उसके अंदर 5,000 सेविंग अकाउंट्स है, क्वाइट नॉर्मल, कोई बहुत ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है, 1000 पकड़ लेते हैं, चलो 5,000 ज्यादा लग रहा है, 1000 पकड़ लेते हैं, 1000 सेविंग अकाउंट है। एक सेविंग अकाउंट में साल में 2 बार ब्याज मिलता है, ठीक है, तो साल में कितनी एंट्री हो गई, 2000। आप 2000 इंटरेस्ट की एंट्री चेक कर सकते हो क्या? बैंक के ट्रांजैक्शन देखो ना आप, एक बंदे के अकाउंट में एटीएम होने से और लफड़ा हो गया, साला महीने के अंदर 10 ट्रांजैक्शन कर रहा है बंदा, तो पूरे साल भर में एक अकाउंट में 120 ट्रांजैक्शन है। और फिर उसके अलावा जो 2 ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री, 10-12 वो ट्रांजैक्शन जोड़ लो, कभी डेबिट के चार्जेस, कभी कोई और, कभी कुछ नहीं, तो एक अकाउंट में 130 है, मतलब 1000 में कितने हो गए, 13,000। चेक कर सकते हो क्या? हम क्या करते हैं, हम सीधा एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, लफड़ा नहीं। उसके अंदर हमने एक डमी अकाउंट बनाया, डमी अकाउंट हमारे जैसे हम लॉग आउट करेंगे वो डमी अकाउंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जो भी हमने करा वो सब कैंसिल। हम उसके अंदर एक मतलब डमी अकाउंट खोलेंगे, उस डमी अकाउंट के अंदर हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे जमा कराने के, विड्रॉ करने के। अब हम उसको एंट्री को हम ऐसे करते हैं जिससे कि इंटरनल कंट्रोल चेक हो जाए, मतलब एक पॉइंट पर आकर हम क्या करेंगे, डेबिट को विड्रॉल क्रेडिट से ज्यादा दिखा देंगे। होना क्या चाहिए, सेविंग अकाउंट में विड्रॉल नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा विड्रॉल हो सकता है क्या? अब जैसे ही हमने डाला सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इंटरनल कंट्रोल इज वर्किंग प्रॉपर्ली, आपको 1000 अकाउंट में चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने ब्याज बोला, सिस्टम को कैलकुलेट करा, और हमने मैनुअली भी कैलकुलेट करा, जो हमारा मैनुअली आ रहा है वही सिस्टम का आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, बस बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। ये आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाता है। और अगर ढंग से बोलें तो ये आपको, हम एक वर्ड पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पीछे भी आया था। ये आपको इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में सबसे अच्छे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अवेलेबल कराता है, राइट। सी, द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस। मैं तो यहां लिखना चाहता हूं, अब ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके बाद अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा लास्ट है, राइट। इसके बाद अब हमारे पास इंटरनल कंट्रोल में चेक करने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, अब जब लेने बैठे ही हैं एविडेंस, तो किस चीज के बारे में ले लो, उसके डिजाइन के बारे में भी और उसके ऑपरेशन के बारे में भी, दोनों के लिए ले लेंगे। डिजाइन के बारे में तो वैसे ही हमको पहले से पता है, हमें तो उसके ऑपरेशंस के बारे में भी पता है, पर थोड़ा डीप में जाके अपने को पता चल जाएगा जब आप इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग। सी, क्या पता चलेगा, डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड। ये वो टावर है, छोटा टावर होता है ना घर में, तो घर से जितनी बार आदमी निकलता है ना, वो टावर पीछे चल लेता है। अभी लोकेश सर का भी टावर आ गया था, अभी मैं टावर मतलब लड़का लड़की दोनों को टावर ही बोलते हैं, है ना। वो आए गेट खोलने की और वो चाबी उनके पास थी, छोटा उनकी बेटी है वो साथ में आ गई, नहीं रुकते बच्चों को, बस उनको तो लगता है कैसे भी घर से कोई बाहर जा रहा है, घर से बाहर निकलो, दिन भर घर में रहते हैं। तो ये वो टावर है, जबरदस्ती लपक रहा है। अदरवाइज तो इंटरनल कंट्रोल चेक करना था, अकाउंटिंग से क्या लेना देना। तो देखो, आप कुछ काम करने, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसके ऊपर, कहीं एनर्जी क्या मतलब है, नहीं नहीं, सिंपल है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के डिजाइन और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, राइट, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में अपने को एविडेंस, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में एविडेंस कहां से मिलता है, इससे मिलता है, ठीक है। बात भेजे में गई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चलें आगे। अब आता है टेस्टिंग करना कैसे। पहला तरीका टेस्टिंग करने का है ये, और ये यही है पहला। क्या आप समझो, इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया होगा, फ्रॉड एंड एरर ना हो। तो जिन ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाया, उन ट्रांजैक्शंस को देख लो ना आप, उन डॉक्यूमेंट को देख लो आप। अगर उन डॉक्यूमेंट को देखकर पता चला उनमें कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है, तो इसका इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है ना यार, तभी तो ऐसा हुआ होगा। यानी हमने डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करा, जैसे परचेज के रिकॉर्ड चेक कर लो, परचेज के ट्रांजैक्शंस चेक कर लो। अगर उन ट्रांजैक्शंस, उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके पता चले इनमें फ्रॉड एंड एरर नहीं है, इसका मतलब है कि आपका इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल है। ये पहला तरीका, ये आसान तरीका है। पहला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आसान है, थोड़ी मेहनत कम है। डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन से पता चल जाएगा। सो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, और कौन से डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, एंड अदर इवेंट्स गेन ऑडिट एविडेंस दैट इंटरनल कंट्रोल हैव ऑपरेटेड प्रॉपर्ली और नॉट, राइट। पर ये मेथड प्रॉब्लम करता है कि ये तो आप सब्सटेंटिव में ही घुस गए,
घुस गए सब्सटेंटिव में, रिकॉर्ड चेक करना है, मतलब सब्सटेंटिव तो ये ऐसा हो रहा है कि हमारा कंप्लायंस और सब्सटेंटिव एक साथ चल रहा है। अब है तो है ही, क्या करें, तो छोटी एंटिटी में तो ये बन जाएगा फिट। छोटी एंटिटी में हमको क्या ना ज्यादा ट्रांजैक्शन होते नहीं है, वहां पर हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट चेक कर लिया तो कंप्लायंस भी चल रहा है, सब्सटेंटिव भी हो रहा है, साथ साथ होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में। दूसरा तरीका इंक्वायरी बिल्कुल ही घटिया मेथड है। ऑब्जर्वेशन अच्छा है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम लोग इंटरनल कंट्रोल को खुद नहीं परफॉर्म करते, परफॉर्म होते हुए देखते हैं, ठीक है ना। सी, इंक्वायरीज अबाउट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विच हैव नो ऑडिट ट्रेल। अब इसमें ऑडिट ट्रेल एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम इसकी जो अगली यूनिट है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, ऑडिट ट्रेल का नाम ही ऑडिट ट्रेल है। गुलाब जामुन होता है ना, उसमें गुलाब और जामुन दोनों ही नहीं होते, बस नाम ही गुलाब जामुन है। अब आप सोचो गुलाब जामुन, कोई आदमी सोच के बैठा हो, कोई कोई आया हो मान लो साउथ अफ्रीका से जिसका नाम नेस्बी हो अब वो आए और वो आकर सोचे गुलाब जामुन है तो गुलाब होगा, उसके ऊपर जामुन होगा, ऐसा सोच के वो अब उसको देखे कुछ अलग नहीं। ये वैसा ही है, ये इसका नाम ऑडिट ट्रेल है, इसमें ऑडिट नहीं है, ऑडिटर से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, ऑडिटर बनाता ही नहीं है, नाम ऑडिट ट्रेल, ऑडिटर बनाता है ना, ऑडिटर का कोई रोल है। ऑडिटर का तो रोल ही कि ऑडिटर्स को यूज कर लेता है। क्या आपने परचेस करा तो परचेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे, एंटिटी परचेस करा तो परचेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट कैसे, परचेस का ऑर्डर होगा, परचेस ऑर्डर करने के बाद परचेस का बिल होगा, परचेस बिल होगा, परचेस का रिसीप्ट होगा, पेमेंट का, इन चारों डॉक्यूमेंट का आपका एक वो होगा ना, इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। और ऑडिट ट्रेल क्यों बोलते हैं, कि इसी को चेक करके ऑडिटर, पर ये बनाता कौन है, एंटिटी। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें ऑडिट ट्रेल नहीं होता या कोई इंटरनल कंट्रोल इसमें ऑडिट ट्रेल नहीं है, उस केस में ये मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होगे। आप सिंपल रखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी हम लोग इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन कैसे, आप गेट पे खड़े हो गए, ठीक है, आपने लगा रखा है ना बायोमेट्रिकल, इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है ना, हाँ तो ठीक है लगा रहने दो, मुझे किसी से पूछना नहीं है, देयर इज नो इंक्वायरी, मुझे कोई इंस्पेक्शन नहीं करना, मैं एचआर के रिकॉर्ड्स भी नहीं देख रहा, मैं खुद भी पंच करके नहीं देख रहा, मैं यहां चुपचाप खड़ा हूं, आने दो एम्प्लॉइज को, राइट, पता चल जाएगा ना अभी 2 मिनट में। अच्छा, लोगों को बताना मत मैं ऑडिटर हूं, ये बताना नहीं, गार्ड को पहले समझा दिया, अगर मुंह खोला तो तेरा पंच करेंगे अभी, तो तू बता दो नई गार्ड, नया गार्ड है, ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। आप देखो, अगर आपको दिख जाएगा ना कोई भी इंप्लॉय बिना उसके भी जा रहा है, मतलब इंटरनल कंट्रोल। और हम ये करते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं, न्यूज़पेपर की ऑडिट होती है ना, न्यूज़पेपर रात को 1:30 बजे 2 बजे निकलते हैं होटल से, मतलब दिन में रिकॉर्ड चेक करा, रात को हम क्या करते हैं 2 बजे क्यों, न्यूज़पेपर जो छपता है ना वो रात को 12:30 1 बजे छप जाता है, तो प्रिंटिंग प्रेस में आप रात को जाओगे तो ही कुछ काम होगा ना, बाकी टाइम पे क्या है, कैसे पता चलेगा आपने कितना इंक कंज्यूम करा, कितना न्यूज प्रिंट उस कागज को बोलते हैं जिसमें छपता है, पता किस चलेगा। रात को 2:30 बजे से न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होता है, पहले वो न्यूज़पेपर एजेंसी पे जाता है, वहां से फिर हॉकर्स खरीद के लेकर आते हैं, फिर उसके बाद में ये आता है। तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, बड़े बदतमीज होते हैं, कॉपियां छपी 2 लाख दिखाएंगे 4 लाख, एक्चुअल में कॉपी 4 लाख ही छापेंगे पर सेल 2 लाख की होती है, फिर 4 लाख छापी क्यों, जो एडवर्टीजमेंट की रेट होती है ना न्यूज़पेपर में, वो इस बात से डिसाइड होती है कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कितना है, राइट, जितना ज्यादा बिकेगा उतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट रेट। और ये डिसाइड कौन करता है, ये एक एजेंसी है, एबीसी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, मैंने बताया था आपको पहले एक बार, एजेंसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, वो ये वेरीफाई करती है, तो हमको वो भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं रात को 2:30 बजे निकलते हैं और एज अ हॉकर ही बन के जाते हैं, मतलब हॉकर ही बन के निकलते हैं हम लोग, है ना, बस साइकिल नहीं होती हमारे पास। और वहां पे जाके उससे, अब वो क्या करते हैं, उससे 100 कॉपी खरीदो, वो आपको पकड़ा देगा 200 कॉपी, बिल भी 200 का बनाएगा, पैसे 100 के लेगा, रिकॉर्ड तो बिल से बनता है ना, हॉकर ने 200 कॉपी खरीदी मतलब 200 कॉपी बिकी, यही माना जाएगा। तो 200 कॉपी बंडल 2 पकड़ा देगा 100 के या 50 के 4 बंडल, आपने मांगे 2 बंडल, बिल भी 4 का बनाएगा, पैसे क्या करेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट, तो दिखने में क्या आ रहा है, 400 200 कॉपी बिकी पर बिकी 100, राइट। अब ये तो आपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करा, हम हॉकर बन के जाते हैं, 100 कॉपी चाहिए, पहले तो वो देता ही नहीं है क्योंकि उन्हीं हॉकर को देते हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं, नए को देखते ही वो चिचियाते हैं, राइट, फिर उसको समझाते भाई उसने भेजा है, ऐसे कोई जानकारी लगाते हैं, उसके बाद जाके हम कॉपी खरीदते हैं, फिर उससे देखते हैं तो 100 कॉपी, अब हमें वो एक्चुअल पकड़ाएगा, वो समझ जाता है नया आदमी तो गड़बड़ हो सकती है, 100 मांगी 100 देगा, मैंने कहा 100 ही क्यों दिए, 150 कॉपी क्यों नहीं दी, तो बोले 150 कॉपी क्यों मिलेगी, अरे यार मैंने कहा तुम बेवकूफ़ हो यार, उस वाले एरिया में मैं लेता था वो तो 150 कॉपी देता था 100 के बदले में,
बिलिंग में दिखाता था, फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आता है, फिर पकड़ाता है, बस अब लग गई इसकी। इसका तो कुछ नहीं होगा, न्यूज़पेपर वाले का अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंच गए हम तो, ऑफिस में रिकॉर्ड सामने। अब बोलो, ये होता है आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हुआ ना वेरीफाई इंटरनल कंट्रोल। ऐसे तीसरा रीपरफॉर्मेंस, अगेन वेरी डिफिकल्ट, ये जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था बैंक वाला। रीपरफॉर्मेंस मींस ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर एंड कंट्रोल, मतलब ऑडिटर खुद परफॉर्म करेगा, ठीक है, ऑडिटर खुद परफॉर्म करेगा, इसलिए इसको बोला इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, राइट। तो एंटिटी के अंदर जाओ और आप ऑडिटर हैं, थोड़ा इस बात का आप ख्याल रखना, आप ऑडिटर हैं, किसी की औकात नहीं है हमें ना कर दे, समझे आप, ना तो होता ही नहीं हमारे, इतना बोलते तो हम फैल जाते हैं। आपका जो इमेज है ना वो घर के जीजा की तरह है, गलती से किसी ने ना कह दिया बस, तो बेटा तुम्हारी शादी में कलेश नहीं कर दिए ना, तो देखो ये ऑडिटर का हाल वैसा ही है। आप हम ऑडिट, हमें रिकॉर्ड देने से मना कर रहे हो, हमें नहीं परफॉर्म करने दोगे, इतनी हिम्मत नहीं होती किसी की भी, परफॉर्म करो फिर पता चलेगा। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। लास्ट, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अगली यूनिट है जिसमें हमको पढ़ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां बात करेंगे, बाकी ऊपर तक का है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, पढ़ लो इसको फटाफट से। अब आते हैं इसके आगे, while obtaining evidence about effective operation of internal control auditor shall consider, बहुत पहले पढ़ा था, जब भी इंटरनल कंट्रोल चेक करने होते हैं ना बेटा, तो क्या क्या चेक करना होता है आपको, ये चेक करना होता है कि इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। इसको छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए ना, इसको छोड़ दो, वैसे सुनते हैं। इंटरनल कंट्रोल जब भी चेक करना है, चाहे इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानकारी ले रहे हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, चाहे इंटरनल कंट्रोल के बारे कुछ भी कर रहे हो, तो आपको क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते है, सो आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ठीक है। इफ यस, तो इंटरनल कंट्रोल पूरे साल भर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है या नहीं, है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। इफ यस देन ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर और नॉट। इंटरनल कंट्रोल किसने लगाए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल लगाने में मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, इंटरनल कंट्रोल उतने ही अच्छे होंगे, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है दैट हु अप्लाइड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को लगाने में जितना ज्यादा मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है। और अगर इंटरनल कंट्रोल लगाने में मैनेजमेंट के नीचे के लोगों का रोल है, तो मालूम है क्या होता है बेटा, एक वर्ड होता है बाइस्ड होना। बाइस्ड समझते हो, अपने लिए उसमें थोड़ा सा लूप होल छोड़ दिया, अपने लिए उसके अंदर थोड़ा सा कंफर्ट छोड़ दिया कि अपन करेंगे ना तो अपन को ईजी हो जाए, वो गलत बात। वो तभी होता है जब कोई इंप्लॉय होता है, राइट। तो मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाएगा ऐसा नहीं होगा। कंसिस्टेंसी विद विच दे आर ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर इंटरनल कंट्रोल के काम करने का जो पेस है वो एक जैसा रहना चाहिए। कभी जब लगाए तब तो जैसे ना सरकारी ऑफिस होते हैं, जब नए नए बने तब बहुत अच्छा, धीरे धीरे रेलवे का डिब्बा देखो आप, नया नया बनता, बड़ा चमकदार शानदार एकदम, और 7 दिन 10 दिन बाद उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है, ठीक है, सीटें फटी पड़ी है उसकी, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमें ये देखना होगा कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो थ्रू आउट द ईयर काम कर रहा है, कंसिस्टेंसी विद विच दे अप्लाइड, हु इम्प्लीमेंटेड, ये सब आपको देखना है, ठीक है। ये जनरल चीज़ है, इसका वैसे कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। सी हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied, consistency with which they were applied। आप इसमें यहां पर और लिख दीजिए, एक दो बातें और लिख दो यहां पे, इन 3 के अलावा और लिख दो, ऐसे लिखो पहले, है ना, दैट इज व्हेन ऑडिटर इवैल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। when auditor evaluating internal control system, he should check, अरे यार मौसम ही खराब हो गया, भयंकर बर्बाद हो गया मौसम पूरा। अब लिखो पहला पॉइंट, राइट, वेदर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टिंग और नॉट, whether internal control existing or not, whether internal control existing or not, point number 2,
whether they are working throughout the year or not. फिर उसके बाद ये 3 4 5 कर लो, whether they are working throughout the year or not. ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब आ जाओ दो बातों पे। ये लिख लिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत? पहली चीज, इस दुनिया में बेटा बेस्ट क्या होता है? इस दुनिया में बेस्ट कुछ होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर ये मानते हो कि बेस्ट होता है तो फिर आप डिससेटिस्फाइड ही रहोगे आप किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज में, नौकरी हो, शादी हो, बच्चे हो, पढ़ाई हो, करियर हो, कुछ भी हो, देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट। सो आप ये समझो, व्हेन वी से बेस्ट है या अच्छा है, इट मींस थोड़ी डेफिशिएंसीज या थोड़ी कमियां तो होंगी, उतना एक्सेप्ट करना चाहिए ना। ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं हो सकता। हर टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन कुछ तो कमियां होती हैं, दो चार, बस इतनी होनी चाहिए कि हम लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, राइट? ये सोचो कि ऐसा टीचर मिले जिसमें जीरो कमियां हो, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप पर्स को वहां मत जोड़ लेना, मैं तो ऐसे जनरली बोला है, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना होता है, हर टीचर में कुछ ना कुछ एक आध दो कमियां होंगी, टॉलरेंस लेवल के अंदर अंदर होनी चाहिए। सो इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मान लीजिए अगर ये कंक्लूजन बना इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के बाद, ये कंक्लूजन बना इंटरनल कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल में डेविएशंस नहीं हो सकते, हो सकते, राइट? क्योंकि हमने वैसे भी एक तो देखो सैंपलिंग कराए, सारे इंटरनल कंट्रोल तो चेक करे ही नहीं होंगे। सेकेंड, इफ वी वुड हैव एग्जामिन ऑल इंटरनल कंट्रोल्स, अगर स्टिल वो अगर आपको लग रहा है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दैट डज नॉट मीन देयर आर नो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। देयर मे बी सर्टेन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, दैट्स क्वाइट ओके। अगर ऐसा मिले तो एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो ना, जस्ट टू फाइंड आउट द रीजन। और अगर लगे कि यार वो डेफिशिएंसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल है, हाँ तो ठीक है, बात खत्म। लगे फर्क पड़ेगा तो ठीक है, देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली। आप मेरी बात समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, और अगर डेफिशिएंसी है तो उस केस में आप उन डेफिशिएंसीज के बारे में मैनेजमेंट से डिस्कशन करो, ठीक है, और उनसे पूछो, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना जो है ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हैं। नीचे की 2 लाइनें पढ़ो, पहले लाइन में क्या लिखा हुआ है देखो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव ऑपरेशन रिकॉग्नाइज दैट सम डेविएशन में अकर्ड, राइट? इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है। इफेक्टिव का ये मतलब नहीं निकाला जाए कि एक भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। एक बात। नाउ व्हेन डेविएशंस आर डिटेक्टेड, ऑडिटर मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी रिगार्डिंग दैट मैटर। ये तो करेंगे हम, अगर डेविएशन मिला तो। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जब आपने इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट करेगा, टेस्ट हम करेंगे। टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब, टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब, इंटरनल कंट्रोल मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यही होता है ना, पीछे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वहां लिखवाया भी था, आपको याद ही नहीं है। उसमें लिखा था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में 2 होते हैं, टेस्ट कंप्लायंस, कंप्लायंस के नीचे लगा था टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव के नीचे लिखा था टेस्ट ऑफ डिटेल, राइट? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जिस समय हमने कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया, उसको लगा के रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिलेगा? या तो ये लगेगा इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, या तो मिलेगा इंटरनल कंट्रोल नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यही तो होगा, तीसरा तो और कुछ नहीं होगा। अब ये जो रिजल्ट आपको मिला, ठीक है, द ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर द इंटरनल कंट्रोल डिजाइन्ड एंड ऑपरेटिंग एज कंटेम्पलेटेड इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। मतलब हमने पहला स्टेप कौन सा लगाया ऑडिट में? ऑडिट में पहला, हाँ, रिस्क असेसमेंट। उसमें आपने कौन से रिस्क असेस किए थे? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। क्या बताता है कि कितने फ्रॉड एंड एरर को इंटरनल कंट्रोल नहीं पकड़ पाएगा।
यानी आपको उधर भी इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस के बारे में या अच्छाई के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चला होगा, तभी तो आपने कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करा। उस समय हमें कंट्रोल रिस्क के बारे में पता चला, मतलब इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चला। अब हमने इंटरनल कंट्रोल चेक करा, उधर इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चला, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। करा था ना वहां पे, करा था ना। उस कंट्रोल रिस्क को असेस करके आपको पता चला होगा इंटरनल कंट्रोल कैसे होंगे। जब आज एक्चुअल टेस्टिंग करा, ठीक है, तो ये दोनों मैच करने चाहिए। यानी आज टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाकर इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन एंड ऑपरेशन के बारे में क्या वैसा ही पता चला जैसा कि हमें जब कंट्रोल रिस्क का प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया था तब पता। आंसर होगा या तो हाँ या तो ना। यदि हाँ तो जो पीछे से सोचकर आए थे ना कि अपन ऐसे ऐसे सैंपल लेंगे, वही चलता रहेगा। यदि क्योंकि आपने जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा तब भी इंटरनल कंट्रोल वीक लगा, तो दिमाग में सेट था कि यार सब्सटेंटिव में डिटेल में चेक करना पड़ेगा, ज्यादा सैंपल, यही चल रहा होगा ना दिमाग में। और जब आज इंटरनल कंट्रोल चेक करे तो वीक ही मिले, तो क्या आपको अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या सब्सटेंटिव प्रोसीजर में चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, पर अपोजिट हो गया, राइट। जितना सोचा था उतने बुरे नहीं है ये, या जितना सोचा था उतना तो ये आदमी अच्छा नहीं है, राइट। आदमी एक्सेट्रा चेंज कर लो, जेंडर, ठीक है। अब ये वैसा ही है, अगर उल्टा हो जाए, इंटरनल कंट्रोल उस समय बहुत वीक लग रहे थे क्योंकि कंट्रोल रिस्क बहुत आया था, पर जब आज हमने चेक करा तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग मिले, तो भी आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको जितना ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये अपने आप समझ में आता जाएगा। सब चीजें लिंक होती हैं, बस आपको लिंक करना आना चाहिए। हमने जो पीछे पढ़ा और ये मिसमैच नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी मिसमैच हो ही नहीं सकता जी, कैसे मिसमैच होगा? वहीं से तो होते हुए आए हैं, तो उससे तो मैच कर रहेगा, बिल्कुल मैच कर रही है। आगे बात समझ में, यहां तो कोई दिक्कत? इसलिए आपको क्या एक बात लिखी थी रिस्क असेसमेंट पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू एक्सप्रेस ओपिनियन, क्योंकि एविडेंस नहीं मिलता, इधर एविडेंस मिल गया, तो वो ओपिनियन जो शुरू में बना उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का पढ़ लो इसको एक बार फटाफट से। आगे आते हैं, सम ऑफ द प्रोसीजर्स ऑब्टेन परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम may not have been specifically planned as test of control but may provide evidence about effectiveness of design and operation of internal control relevant to certain assertion। इसको छोड़ दीजिए, ब्लैक में जो लिखा है आप तो रेड वाला पढ़ो। प्रोसीजर परफॉर्म्ड may not specifically planned as test of control but they provide evidence about effectiveness of control, it serves as a test of control। किसी को अगर ये समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ एक बार, अगर किसी को ये समझ में आ रहा हो तो बताओ। इसका मीनिंग बताओ भाई, किसी को अगर इसका मीनिंग समझ में आ रहा हो तो बताओ। तुम्हारा अब क्या, मेरे को लग रहा है तुम्हारा वो फोकस हट रहा है, अब तुम थक गए पढ़ते पढ़ते, है ना, जबकि आज तुम कम पढ़े। एक तो क्लास 5-7 मिनट लेट चालू हुई, बीच में ब्रेक भी हो गया अपना 10 मिनट का, नहीं, फिर लाइट चली गई थी, पर उससे तो अपने क्या फर्क पड़ा। हाँ, बोर हो गए क्या पढ़ते पढ़ते? बोर तो हो गए, बोल। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल हिंदी में कन्वर्ट कर दिया इसने पूरा अच्छे से। नहीं सही बोल रहा है, लेकिन वैसे, लेकिन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अच्छा इसलिए टाइम लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बताना है, बता रहे हो, बोलो बोलो अगर आ रहा है तो। मान लो आपने कोई, मैं पहले सिंपल समझाता हूँ, कोई प्रोसीजर हम इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए लगाया था, हमारा पर्पस ही नहीं था इंटरनल कंट्रोल चेक करना, हम तो कुछ और चेक करना चाह रहे थे, लेकिन उससे इंटरनल कंट्रोल भी पता चल गया, राइट। तो बढ़िया है ना। आप मान लो ना ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, माना ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं था, पर तुम मान लो ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, क्या तकलीफ आ रही है मुझे बताओ?
कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी नहीं है, काम होना चाहिए ना अल्टीमेटली। तो हो सकता है जैसे आपने कोई लगाया सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये एक्चुअली पॉइंट कहाँ आना था, ये पॉइंट आना था सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बाद, ठीक है। किसी आइटम का इंटरनल कंट्रोल हमें चेक नहीं करना था, राइट। बैंक स्टेटमेंट होता है, आपको याद है मैंने पीछे एक बार कहा था आपसे कि बैंक अकाउंट हम चेक करते ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, चाहे उसमें कुछ मिले ना मिले हम चेक करते हैं। तो जब हमें बैंक अकाउंट चेक करना ही करना है तो हम उसका इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करें, मुझे बताओ। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल एंटिटी की बात कर रहा हूं कि बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए उसने क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया, ये हम कभी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन्स की एंट्री सारी चेक करनी है, तो 100% सैम्पलिंग भी नहीं करते, 100% चेकिंग करते और करते ही हैं। अब हम तो उसके बैंक स्टेटमेंट, बैंक ट्रांजेक्शन्स को चेक कर रहे थे, बैंक अकाउंट को चेक कर रहे थे। उसे चेक करते करते हमें समझ में आया, पता चला कि बैंक की एंट्री करने से पहले भी इन लोगों को ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, राइट। जैसे अकाउंट सेट ओके करेगा तो बैंक की एंट्री होगी। तो हमने एक्चुअल में तो लगाया था सब्सटेंटिव, लेकिन सब्सटेंटिव लगाते लगाते हमें इंटरनल कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी पता चल गया। तो आप इसी को टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी मान लो ना। आप ये मानो कि ये जो हमने प्रोसेसर लगाया ये कंप्लायंस से सब्सटेंटिव है, सब्सटेंटिव तो है ही, कंप्लायंस भी है। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत आ रही? गए किसी और काम से थे, हो कोई और काम भी गया तो बढ़िया है। तो आप क्यों बोल रहे हो किसी को कि वो आप किसी को बोलो मत वो काम अपने आप हो गया? नहीं नहीं, काय के लिए बोलना है? बोलो ना, हमने तो काम इसीलिए करा, हमने स्पेसिफिकली इसी के लिए करा था। ये हमेशा ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है ना, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करा, हो गया, तो काय बता रहे हो ऐसे आप जबरदस्ती की? नहीं नहीं मैंने तो यार कुछ और किया था, तुम्हारा अच्छा हो गया, कोई नहीं, भगवान की मर्जी। काय की भगवान की मर्जी? मैंने किया था तेरे लिए सब कुछ, मैं तो आया ही स्पेशलिस्ट काम के लिए था, वरना मैं तो आता ही नहीं। सामने वाले को थोड़ी ना पता है। नहीं, आओ नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट procedure performed to obtain understanding of accounting and internal control also provides evidence about suitability of operating effectiveness of internal control, right, relevant to particular financial assertion, the auditor may use that evidence। हम निकले थे सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने, पर अंडरस्टैंडिंग लेने से ही उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी एविडेंस मिल गया। यानी यहां सब्सटेंटिव नहीं है रिस्क असेसमेंट, हम तो एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेने निकले थे, पर अंडरस्टैंडिंग लेते लेते ही इतना डीप में घुस गए कि वहीं पर इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक हो गई। तो क्या हमको अब अलग से भी इवैल्यूएट नहीं काय के लिए इवैल्यूएट करना है, बार बार थोड़ी ना करना है, डुप्लीकेसी नहीं करनी है किसी भी काम की, कोई नहीं, वो आप एविडेंस यूज कर सकते हैं। क्या ये तो लिखने की बात नहीं थी, ये नहीं लिखते तो भी आप यही कर रहे होते। आप एक बात बताओ, आज हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं, आज अगर मैं ऑडिट भी पढ़ा रहा हूं तुमको और मैं लॉ भी पढ़ाता फॉर एग्जाम्पल, अब ऑडिट के अंदर कोई चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ऑडिट ऑफ कंपनीज के नाम से टॉपिक एक, तो मैं लॉ में दोबारा पढ़ाऊंगा क्या? दो वो टॉपिक पढ़ाया गया था ऑडिट के इंटेंशन के साथ में, पर लॉ के लिए भी पूरा हो गया ना। फाइनल में तो हम ऐसे ही करते हैं, सीए फाइनल के अंदर ऑडिट एंड लॉ में बहुत सारे टॉपिक कॉमन है, बहुत सारे तो नहीं मतलब कुछ टॉपिक कॉमन है। तब ऐसे थोड़ी ना कि लॉ में अलग पढ़ाते हैं उनको, लॉ में पढ़ा दिया तो ऑडिट में नहीं पढ़ाते, ऑडिट में पढ़ा दिया तो लॉ में नहीं पढ़ाते। क्यों? पढ़ाया किसी और पर्पज से था, लेकिन हो गया ना वो पर्पज पूरा, बात खत्म। ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो अभी रुकते हैं, 2 मिनट रुकेंगे बस खाली, 11 बजे तक क्लास है हमारी, तो 11:15 तक एक्चुअली इनफैक्ट, तो रुकते हैं तो अपन 10 मिनट, 5 मिनट रुक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो फिर चालू करते हैं, ठीक है? जरा इस इंटरनल कंट्रोल वाले ऑरा से बाहर आ जाओ, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, नया टॉपिक। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, हमें पता चला कहाँ पे कितना रिस्क है ना, इनहेरेंट रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क कितना है, यानी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कितना है ये आपको पता चला। अब रिस्क ही तो है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट मतलब फ्रॉड एंड एरर हो सकता है। तो टू कंफर्म वेदर areas in which risk exists actually contain misstatements or not, ठीक है? और एरियाज, पूरा गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसे लिखो, इंटरनल कंट्रोल्स आर वीक और नॉट for those items in which control risk exist. ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा ना हमें कि जिन एरिया में हमको कंट्रोल रिस्क लगा उन आइटम का इंटरनल कंट्रोल वीक है या नहीं. राइट, लग रहा है वीक है या नहीं ये थोड़ी ना पता है. ये कैसे पता चलेगा? चेक करके. इसी तरीके से जिन एरिया में हमको लगता है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है उनमें एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना. इसको कंफर्म करने को, राइट, ये जो कंफर्म हमने लिखा, इस कंफर्म करने को, ठीक है, को क्या बोलते हैं? रिस्क रिस्पॉन्स कहते हैं. ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये वाला रिस्पॉन्स कैसे दोगे? ये वाला रिस्पॉन्स कैसे दोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से. मतलब ये वाला रिस्पॉन्स कैसे दोगे? टेस्ट ऑफ डिटेल से. मतलब तो रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया? रिस्क रिस्पॉन्स मतलब कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव. हेंस रिस्क रिस्पॉन्स मींस कंप्लायंस प्रोसीजर. ठीक है, और सॉरी एंड सब्सटेंटिव. बस अगली यूनिट में आपको यही दो चीजें पढ़नी है. में से आप ये तो पढ़ ही चुके, ठीक है, इसमें से कंप्लायंस प्रोसेस तो हम पढ़ ही चुके, और सब्सटेंटिव आपको अगले यूनिट में पढ़ना है. तो ये जो यूनिट अब आप पढ़ोगे ना, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी हो. नया कुछ भी नहीं पढ़ना. सब्सटेंटिव कंप्लायंस आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हो. कंप्लायंस के बारे में जितना आपको पढ़ना था ना, सारा पढ़ लिया आपने. ठीक है, कंप्लायंस के बारे में जितना आपको पढ़ना था ना, वो सारा आपने पढ़ लिया. तो इस चैप्टर में आपको, इस यूनिट में पर्टिकुलरली हमें बस इतना सही पढ़ना है. ठीक है. अच्छा, अब स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं. ऐसे 315 आपको बताता है रिस्क असेसमेंट के बारे में, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके. ठीक है. सी, ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट. ऐसे 315. आफ्टर आइडेंटिफाइंग सच रिस्क, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क. अब फाइनली हम लोगों को रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, यानी जो रिस्क आपने अभी अभी असेस करा उसको रिस्पॉन्ड करना है. उसको रिस्पॉन्ड करने ऐसे 330. ठीक है. अच्छा, इसको रेड से और ऊपर से ग्रीन, क्योंकि ऊपर वाला ब्लू को ऑलरेडी पढ़ चुके, ये नया है. ठीक है. रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क कैसे करते हैं, क्या करें रिस्पॉन्स करने के लिए हम लोग, राइट, क्या ये दो तरीके हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव. लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखी गई है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लाइन है. यही तो रिस्क असेस्ड और रिस्क रिस्पॉन्स में बस इतना ही फर्क है. रिस्क असेस्ड को कंफर्म करते हैं, रिस्पॉन्स में कंफर्म करते हैं. मतलब कैसे कंफर्म करते हो? कंफर्म कर रहे हैं, ये तो कंफर्म करें तो कंफर्म कर हो गया ना. आपको पीछे पढ़ा ना, जहां कंट्रोल रिस्क है वहां इंटरनल कंट्रोल वीक है, लग रहा है या नहीं, ये कर रिस्पॉन्स है. जहां लग रहा है स्टेटमेंट होंगे वहां एक्चुअल में मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ये कंफर्म करना. कंफर्म करते कैसे हो पूछ रहा हूं मैं आपसे? एविडेंस लेके. कंफर्म करने का मतलब उस चीज के लिए एविडेंस लेना. एक तो होता है अंदाजा लगाना, तो आपने रिस्क असेस करके अंदाजा लगाया. अंदाजा लगाने के बाद में क्या करना होता है? कंफर्म करना होता है. तो वी नीड टू ऑब्टेन एविडेंसेस, वी नीड टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट दैट रिस्क. आपने एविडेंस लिया, रिस्क कंफर्म हो गया. रिस्क कंफर्म हो गया मतलब बात रिस्पॉन्स हो गया. तो हमें क्या करना है? देखो, व्हाट इज रिस्पॉन्स मींस, हमने वैसे उस वाली स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैं और लिख देता हूं वहां पे ये बात, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है. रिस्क रिस्पॉन्स मींस
ठीक है। रिस्क रिस्पॉन्स मीन्स कंप्लायंस एंड इसको तो डिटेल कर देते हैं हम लोग, है ना। रिस्क रिस्पॉन्स मीन्स आएगा यही अल्टीमेटली, ऑब्टेनिंग sufficient and appropriate क्या ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट मैं लिख दे रहा हूं, ये यहां लिखा हुआ है, अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। क्या करना, अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ठीक है। बस इतनी सी ही बात है, इतना सा ही हमको करना है, ठीक है। यार ये अभी तो हो रहा था, थोड़ी देर पहले पढ़ ही रहे थे ना इतनी देर से। आओ, रिस्क रिस्पॉन्स मींस risk response means obtaining sufficient and appropriate evidences about assessed risk by performing further audit procedure, ठीक है। जिन एरिया में रिस्क लगा उन एरिया के बारे में sufficient and appropriate evidence लेना है by applying further audit procedure। further audit procedure हमारे कौन कौन से हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का नाम वैसे तो टेस्ट ऑफ डिटेल ही होता है, बाकी सब्सटेंटिव में दो होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है ना, ये दो होते हैं। बट सब्सटेंटिव का मेनली नाम यही वाला होता है। ये फिर क्यों लिखा, इसके बारे में अपन बात कहाँ करेंगे, इसी यूनिट में बात करेंगे, बिल्कुल एंड में। देखो कहां पर आ रहा है, ये रहा, ये पूरा पेज इसी के लिए। और इसमें भी आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सब्सटेंटिव प्रोसेस है इसके लिए पूरा चैप्टर 5 है हमारे पास, वहां पढ़ेंगे। बट ठीक है, फिर भी बाकी जितना भी आप पढ़ेंगे ना इसमें, ये पूरा का पूरा किसके लिए मालूम है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कंप्लायंस प्रोसेस के लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत अगर हो तो बोलो। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ कंप्लायंस के बारे में। पहले बीच की 3 चीजें पढ़ लेते, कुछ भी काम की नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना, कोई ऐसी काम की चीज नहीं है, बस ऐसी जनरलाइज्ड है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, घबराना मत। इवन ये वाला भी जो पूरा आप देख रहे हैं, ये भी कोई बहुत, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ऐसे 330 क्या। बट मैं कहता हूं पूछ लो ना, आप पूछ लो, राइट। रिस्क असेस करेंगे तो रिस्क को रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्क को रिस्पॉन्ड करने का मतलब जहां जहां रिस्क लगा था उन एरिया के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना, कि जहां रिस्क लगा था वहां एक्चुअल में है या नहीं। इन्होंने तो फिर भी नहीं लिखा, हमने तो उधर पीछे वाले चार्ट में लिख दिया कि रिस्क रिस्पॉन्स में रिस्क असेस करा 2 लेवल पे, दोनों को कंफर्म करना। एक हमने इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्क असेस करा तो कंफर्म करना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग या वीक है नहीं, और एक लगा मिस स्टेटमेंट का रिस्क तो मिस स्टेटमेंट है या नहीं। कैसे लेते हैं रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। 2 ही तरीके कंप्लायंस, 2 ही तरीके नहीं है, 2 अलग अलग तरीके हैं, 2 अलग अलग चीजों की। ऐसा नहीं है कि हमारी चॉइस से हम कोई सा भी लगा दें, तो 2 तरीके नहीं बोलना बेटा, 2 तरीके बोलते ही क्या हो जाता है, जैसे पीछे था 4 मेथड, हम कोई सा भी लगा सकते हैं। ये 2 मेथड या 2 तरीके नहीं है, 2 अलग अलग चीजों के लिए 2 अलग अलग चीजें। तो एक ही तरीका है हमारे पास, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का एक ही तरीका है, राइट। नीचे देखो, इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर शैल कंसीडर द रीजन फॉर असेसमेंट गिवन टू द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट। एक तो आपका रिस्क क्यों आया वो ध्यान में रखना, उस रिस्क के आने के या मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, एंड वेदर इट इज रेलेवेंट टू वेदर इट इज रिस्क असेस टेक इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स और नॉट। हाँ, रिस्क असेस करते समय आपको पीछे याद है एंटिटी इन्वायरमेंट एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते थे हम रिस्क असेसमेंट में, एंटिटी इट्स इन्वायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यानी रिस्क असेसमेंट में भी हमने कंट्रोल्स को तो ध्यान में रखा ही था। कुछ भी काम का नहीं है, यहां तक जो भी आपने पढ़ा कुछ भी काम का नहीं एग्जाम के हिसाब से, तो डू नॉट नीड टू बॉदर कि क्या क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, यहां से बन सकता है। अब आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा अपने एफर्ट मारना, ठीक है। इसको पढ़ने का मैं फायदा बताता हूं।
मैं चौथी और आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब जहां जहां रिस्क लग रहा है उधर उधर के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लगना। रिस्क दो ही जगह लगता है, या तो इंटरनल कंट्रोल में रिस्क लगता है जिसको हम कंट्रोल रिस्क बोलते हैं, राइट, कि शायद हमारा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, शायद हमारे एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल नहीं होंगे, या होंगे तो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे, राइट। इसको बोलते हैं बेसिकली कंट्रोल रिस्क, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ में नहीं आ पाएंगे, करेक्ट। हमारे इस रिस्क को कंफर्म करना, इस रिस्क को कंफर्म करने के लिए एविडेंस लेना, राइट, इज कॉल्ड रिस्क रिस्पॉन्स, और उसका नाम होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, ठीक है। तो अब आपसे कोई कंप्लायंस प्रोसीजर का डेफिनेशन पूछे तो आपको क्यों क्या करना है, ये लिखा है सामने, सामने लिखा है कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब एनी प्रोसीजर applied or used by auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence, right। किस चीज के बारे में, whether internal control exist or not and operating effectiveness, शॉर्ट में कर दो about existence and operating effectiveness of internal control। इन्होंने लिखा by performing further audit procedure, हम थोड़ा स्पेसिफिक कर दे रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर रिस्क रिस्पॉन्स है ये तो पता है, कंप्लायंस प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल के लिए होता है ये पता है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब कोई भी ऐसा प्रोसीजर अप्लाइड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये नहीं सीखोगे ना बनाना बेटा तो बहुत तकलीफ में आओगे, फिर याद 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 ही करना पड़ेगा, तो बनाना सीखो। ये हमने पढ़ा बस। अगर अभी किसी के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाई साहब एग्जामिनर कितना ही टिपिकल पेपर बना ले कंप्लायंस के ऊपर, आप बताओ ना कितना टिपिकल क्या बना लेगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर चला जाएगा क्या। जो बच्चे ये कहते हैं पेपर डिफिकल्ट आया, जो ये बच्चे कहते हैं कि पेपर में समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ के नहीं गए कॉन्सेप्चुअली। ये सारे बच्चे वो हैं जो रट के गए। रट के जाने से क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आया ना, वो समझ में नहीं आ रहा आंसर, फिर वो क्या होता है पेपर डिफिकल्ट हो गया। तो ये पेपर डिफिकल्ट उन्हीं बच्चों के लिए आया जो बच्चे मेरिट में आए, उनके लिए नहीं आया था क्या, उनके लिए अलग पेपर आया होगा। तो उनके लिए पेपर कैसे इजी हो गया बताओ, और आपके लिए पेपर डिफिकल्ट कैसे हो गया। वही ऑडिट के पेपर में एक बच्चे के 17 नंबर नहीं आ रहे, एक बच्चे के 67 नंबर आ रहे हैं, पेपर भी वही है, एग्जाम भी वही है, क्यों, कॉन्सेप्चुअल। अब आपको ये समझ में आ गया कि रिस्क असेसमेंट का मतलब, आपको रिस्क रिस्पॉन्स का मतलब समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि रिस्क रिस्पॉन्स में हम एक्चुअल में करते क्या है, ये भी समझ में आ गया। तो अब ये समझने की कोई बात ही नहीं रह गई, अब ये समझने की कोई बात ही नहीं है कि रिस्क रिस्पॉन्स में या कंप्लायंस में सब्सटेंटिव में ऑडिटर क्या करता होगा। सब्सटेंटिव बना लो, इट इज अ प्रोसीजर यूज्ड बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। यही तो है, मिस स्टेटमेंट कहां कहां थे, हमको रिस्क लग रहा था, वहां वहां मिस स्टेटमेंट है या नहीं, इसको ढूंढने के लिए जो प्रोसीजर आपने लगाया या जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिए, वो रिस्क असेसमेंट, सॉरी वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहलाता है। कहानी खत्म। ऐसे देखो अभी रिस्क इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, या सॉरी कंप्लायंस प्रोसीजर की, प्रोसीजर परफॉर्म बाय ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिव। अच्छा अब आप ये मत सोचो सर आपको तो रटी हुई थी इसलिए आपने, मैंने आपके सामने ही बनाई है और वहीं से बनाई है जो हमने लिखा है, राइट। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको रटा हुआ है इसलिए, बताओ ना अगर ऐसा होता तो आपको मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आ रही होती, ठीक है ना। आप अंदर से जानते हो कि हमने डेफिनेशन बनाई है और उसी से बनाई है जो हम पीछे पढ़कर आए, हमने कुछ नया नहीं करा, राइट। आगे आओ, ऑडिटर को क्यों टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने हैं, मेरे को तो सवाल ही बकवास लगता है बिल्कुल। क्यों लगाने, यहां पढ़ा रहे हो आप हमें, या आप हमें वहां पढ़ाते टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले, हाँ पढ़ा था हमने कि हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने इंटरनल कंट्रोल्स को देखा तो हमें लगा इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या बुरे हैं। बुरे हैं ना, देखो बेटा कभी भी जीवन में एक बात याद रखो है ना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, जब कोई बहुत बुरा है, तो बिल्कुल चिंता मत करना, वो बंदा रियल है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा बन रहा है ना तुम्हारे सामने, तो सोचने की जरूरत है, समझे। एक वो कई जगह लिखा होता है अपनों से सावधान, पढ़ा है, ट्रक के पीछे घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, और लाइफ में चलता है अपनों से सावधान। तो जो व्यक्ति आपसे बहुत मीठे से बात कर रहा है, बड़े प्यार से बात कर रहा है, आपको बड़ा पैम्पर कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा एकदम मतलब बड़ा केयरिंग नेचर है उसका, केयरिंग एटीट्यूड है, तो यहां आप समझ जाओ थोड़ा सावधान, उसका कोई ना कोई इंटेंशन हो सकता है जो कि आपके अगेंस्ट में हो,
राइट। कोई आदमी बुरा है तो वो रियल है, वो बुरा है क्योंकि आपसे बुरा व्यवहार कर रहा है, वो जैसा कर रहा है वो रियल कर रहा है, भले ही वो अच्छा नहीं लग रहा हमें व्यवहार, पर वो रियल है। ये ऐसा ही है, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स, कोई इंटरनल कंट्रोल्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है यार इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो मतलब यहां तो अपन छोटा सैंपल लेके काम चला सकते हैं क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई करना चाहते हो। तो भरोसा बिना टेस्ट करे नहीं करना होता, राइट। किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी चीज पे भरोसा हमेशा चेक करके, बिना चेक करे, बिना टेस्ट करे अगर आप भरोसा करोगे तो देखो रिस्क हो सकता है। तो जो इंटरनल कंट्रोल वीक है उसको टेस्ट करने की जरूरत थोड़ी ना होती है यार, आप मेरी बात समझे। वो तो वीक ही है, लगी वीक रहे, मुझे ये आदमी खराब लग रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी इससे, तो मैं क्यों चेक करूं उसके अंदर ये खराब एक्चुअल में खराब है क्या। मुझे खराब लग रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी तेरे से, डील ही नहीं करनी, बिजनेस ही नहीं करना तेरे से, तो मैं क्यों फालतू में चेक करूंगा। मुझे होता है, लेकिन उस आदमी से मेरे को बिजनेस करना है क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है, जेन्युइन आदमी लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है के आधार पे बिजनेस करा, पैसा लेकर भाग गया, माल लेकर भाग गया, तो मैं क्या करूंगा। तो अब चेक करना जरूरी है। तो हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों लगाना है, ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट के दौरान, राइट। ऑडिटर को एक एक्सपेक्टेशन था दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है, और वो उस बात को क्या करना चाहता है, रिलाई करेगा तो कंफर्म करना चाहता है। बात समझ में आ रही है। रिस्क असेसमेंट के दौरान ऑडिटर को कुछ इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव लगे, देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन, राइट, दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग। एक्सपेक्टेशन मतलब रिस्क असेस करके मुझे लग रहा था इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होंगे और मैं उन पे भरोसा करना चाहता हूं। तो भरोसा करने से पहले हम क्या करेंगे, उनके बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो मैंने कहा था सब्सटेंटिव के बाद लगता है। कई बार ऐसा होता है कि सब्सटेंटिव प्रोसेसर लगाते लगाते आपको कंप्लायंस यानी इंटरनल कंट्रोल के लिए भी एविडेंस मिल जाता है। अब आपको इंटरनल कंट्रोल के लिए भी एविडेंस मिल गया, ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया। तो हमने सोचा कि यार ठीक है, लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। आपने सोचा था कि सब्सटेंटिव लगाऊंगा सीधा, और सब्सटेंटिव लगा के अपने को उस ट्रांजैक्शन के बारे में भी एविडेंस मिल जाएगा और उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी एविडेंस मिल जाएगा, तो अपनी मेहनत बच जाएगी। ऐसा हम करते हैं रियल लाइफ में, बहुत करते हैं। आप ऐसा समझ लो, बहुत मतलब 100 आइटम अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसमें 50 आइटम ऐसे होते हैं जिनमें हम सीधा सब्सटेंटिव लगाते हैं। वो तो हम आपको पढ़ाते हैं ना, तब ऐसे पढ़ाते हैं, रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव। रियल में 100 में से 50 आइटम ऐसे होते हैं जिनमें हम सीधा सब्सटेंटिव लगाते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वाला बताया ना। अब जब सब्सटेंटिव लगाया आपने तो सोचा तो ये था कि इंटरनल कंट्रोल के लिए भी एविडेंस मिल जाएगा, पर मिला नहीं। अब क्या करें, तो पीछे जाना पड़ेगा। देखो, सब्सटेंटिव प्रोसेसर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड एविडेंस अबाउट एट असर्शन लेवल, में पूरा लिख देता हूं, एविडेंस, ठीक है, तो भी लगाना पड़ेगा कंप्लायंस। अब यहां कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर अब यहां पर क्या हो सकता है। देखो, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको ये बात पता है नहीं पता। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते समय, खासतौर पे ऑडिट, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई टीचर ऐसा होता है ना, मतलब मैं कोई तारीफ बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, जो थ्योरेटिकली, जिसने कभी जीवन में एक बार भी ऑडिट नहीं करी, कभी गए नहीं ऑडिट के ऊपर, वो आपको कभी पढ़ा ही नहीं पाएगा क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं पता। हमें प्रैक्टिकली पता है कि 50% ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनमें, क्योंकि ये सब पढ़ना बड़ा आसान होता है, राइट, ये सब पढ़ना बड़ा आसान है कि पहले रिस्क असेसमेंट करो, फिर कंप्लायंस लगाओ, फिर सब्सटेंटिव लगाओ। रियल में इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास में यार। तो रियल में हम आधे से ज्यादा आइटम पे सब्सटेंटिव लगा रहे होते हैं। उस समय हमें कभी लगता है यार इंटरनल कंट्रोल इसका चेक नहीं हो पाया, तो अभी आगे नहीं जाते, पीछे जाते हैं। इन दो पर्पज से, जिसमें भी मेन तो हमारा ये वाला है, ठीक है, मेन हमारा ये वाला है कि इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हम लोग रिलाई करना चाहते थे, बट बिफोर रिलाइंग ऑन इंटरनल कंट्रोल वी नीड टू ऑब्टेन एविडेंस existence and operating effectiveness, right? Now, the auditor shall obtain more persuasive audit evidence the greater reliance auditor places on effectiveness of control. अब यहां अगर हमें तकलीफ होती है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये वर्ड तो लिख दिया, पर एक और इसके साथ, इसके पीछे और आगे एक वर्ड और होता है, वो नहीं समझाया। कौन सा? एक वर्ड होता है प्राइमा फेसी एविडेंस, ठीक है, एक होता है परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, एक होता है कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस। ये कॉन्सेप्ट पहले कभी तो जमाने में था, अब नहीं है। तो अभी परसुएसिव, प्राइमा फेसी क्या है? किसी भी आइटम के लिए जो भी आपको पहला एविडेंस मिले उसे प्राइमा फेसी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रथम दृष्टया। तो जो एविडेंस आपको सबसे पहले मिले, अब वो एविडेंस अच्छा है, बुरा है, काम का नहीं है, ये दूसरी बात है।
पहली बात यह है कि उस आइटम के लिए आपको एविडेंस मिले। आपको एविडेंस मिला, ठीक है, उस एविडेंस को हम देखते हैं। वो एविडेंस कंक्लूसिव भी हो सकता है, परसुएसिव भी हो सकता है। कंक्लूसिव मतलब उस एविडेंस से एकदम से क्लियरली वेरीफाई हो गया, एकदम से क्लियरली वेरीफाई हो गया कि आइटम सही या गलत, इसको कहते हैं कंक्लूसिव। परसुएसिव मतलब जिसको, मतलब ये परसुएसिव क्या है, हम ना भी नहीं कह पा रहे और हां कहने की हिम्मत नहीं हो रही, यानी उस एविडेंस को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे और यूज भी नहीं कर पा रहे। इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहे? इग्नोर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एविडेंस, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक तो होता है रजिस्ट्री, एक होता है सिंपल एग्रीमेंट। रजिस्ट्री मतलब बकायदा स्टैंप ड्यूटी पे करके, आपने 7% की स्टैंप ड्यूटी पे करके रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको रसीद मिलेगी, प्रॉपर होता है। वो कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसके नाम से रजिस्ट्री है ना, प्रॉपर्टी उसी की है। उससे ज्यादा कंक्लूसिव कुछ नहीं होता। वो अगर आपके हाथ में है ना, तो भारत की कोई भी कोर्ट आपको डिसएंटाइटल नहीं कर सकती आपकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये ना करके सिंपल 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे एग्रीमेंट बनाया, और तो 500 रुपए का स्टैंप पेपर भी लीगली तो है, इलीगल है क्या? 500 रुपए का स्टैंप पेपर लिया, बकायदा वकील के, नोटरी के सिग्नेचर है, नोटरी का ठप्पा है, हमारी पार्टी दोनों के साइन है, तो ये भी कोई फर्जी तो नहीं है, पर ये उतना अच्छा नहीं है जितना वो होता, क्योंकि ये तो आसानी से बन जाता है। फर्जी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फर्जी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। समझ गए आप मेरी बात? यहां तो कोई दिक्कत? तो ऑडिट एविडेंस में बी परसुएसिव और मे बी कंक्लूसिव, राइट। कंक्लूसिव एविडेंस इज लाइक लेना बहुत मुश्किल काम है हर आइटम के लिए। कंक्लूसिव एविडेंस, मैंने आपको एक बात फिर बताता हूं, मैं वैसे बोल चुका कई बार, जीवन में अगर बेस्ट के लिए भागोगे ना बेटा, बहुत बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया में अगर ये हर चीज में सोचोगे ना बेस्ट, नहीं, बेस्ट से आदमी बहुत पीछे रह जाता है। आपको बेस्ट नहीं चाहिए होता है, बेस्ट से थोड़ा सा कम अच्छा। वो एक तो आसानी से मिल जाता है, अच्छा होता है। आपने अगर बेस्ट ढूंढा ना तो मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। हमेशा क्या करना है, हमेशा बेस्ट से नीचे का, बेस्ट से नीचे हमारे लिए क्या होता है, परसुएसिव। तो हम कंक्लूसिव की तो बात ही नहीं करते, हम तो परसुएसिव और नॉन परसुएसिव में बात करते हैं कि आप कोशिश कीजिए। हमारे लिए तो परसुएसिव ही अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए परसुएसिव ही अच्छा है। तो हमको क्या करना है, अगर हम इंटरनल कंट्रोल्स पे ज्यादा रिलाय करना चाहते हैं तो ज्यादा परसुएसिव एविडेंस लो। क्या चीज, ज्यादा परसुएसिव एविडेंस लोगे, ज्यादा रिलायंस होगा, ज्यादा भरोसा होगा, ज्यादा भरोसा होगा तो चीज थोड़ी आसान हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छे से, गुड। अब इसके बाद में आता है कि इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अब वो बातें पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़कर आए, सब चीजें देखो। परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, हमने पीछे अभी ऑडिट इंटरनल कंट्रोल पीछे पढ़ा था ना, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन नहीं, टेस्टिंग का लगाया था इंक्वायरी, पर मैंने कहा था इंक्वायरी अलोन से काम नहीं होगा, इंक्वायरी साथ में क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस। देखो सेम बात, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर सच एज इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। वहां पे मैंने आपको लिखवाया था इंटरनल कंट्रोल के बारे में, है या नहीं है, तो पूरे साल भर काम कर रहा है या नहीं, पढ़ा था ना। और किसने लगाया, कैसे लगाया, मतलब इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है, यस तो थ्रू द ईयर और नॉट, वो पढ़ा था हमने। देखो एविडेंस किस चीज के बारे में, हाउ कंट्रोल्स वर अप्लाइड, कंसिस्टेंसी विद विच वर दे अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड, ठीक है, याद आया क्या आपको? अच्छा, डिटरमाइन वेदर कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल, बहुत जनरल पॉइंट है, बहुत दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई इंटरनल कंट्रोल आप और वो इंटरनल कंट्रोल अगर किसी दूसरे इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंडेंट है तो पहले वो दूसरा इंटरनल कंट्रोल ही चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एसेट का इंटरनल कंट्रोल डेप्रिसिएशन के इंटरनल कंट्रोल पर डिपेंडेंट है, एसेट का इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है पर डेप्रिसिएशन का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो बेकार हो गया। तो हमें क्या करना है, देखो, डिटरमाइन वेदर कंट्रोल टू बी टेस्टेड, जिस इंटरनल कंट्रोल को आपने चेक करने का सोचा, डिपेंड्स अपॉन अदर कंट्रोल एंड इफ सो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन एविडेंस सपोर्टिंग इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दैट इनडायरेक्ट कंट्रोल, वो जो दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल है उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में एविडेंस लेने की जरूरत है क्या, अगर हाँ तो पहले उसी का एविडेंस ले लो, उसके बाद ये वाला इंटरनल कंट्रोल चेक करना। नहीं समझे क्या? अगर लो वो इनइफेक्टिव है, डेप्रिसिएशन का इंटरनल कंट्रोल भी
वो एसेट का इंटरनल कंट्रोल कितना भी स्ट्रॉन्ग, क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे बोलो, वो तो बेकार ही हो गया ना आपके लिए, तो फिर उसके लिए एविडेंस नहीं लेना, ठीक है। चलो आगे आओ। When more persuasive evidence is needed regarding effectiveness of a control, it may be appropriate to increase extent of testing. ये बहुत बेसिक सी चीजें हमने कहा, आप इंटरनल कंट्रोल पे जितना ज्यादा रिलाय करना चाहते हो उतने ही परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लो। एक बात, जितने ज्यादा परसुएसिव एविडेंस लेने हैं तो उतना ही डीप में जाना पड़ेगा ना यार, उतना डीप में घुसना पड़ेगा ही, उतना डीप में आपको घुसना पड़ेगा तो ही आप परसुएसिव, यानी आपको एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैंने यहां लिखा है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम नहीं, इंपॉर्टेंट यानी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा, क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर, मैं ऊपर से चलूं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, आप चिंता मत कीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा, लेकिन तब बनेगा जब उनको 2 या 3 नंबर का देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए तो बनाए, नहीं तो कोई बात नहीं, पीछे पढ़कर आए थे हम लोग, नहीं बनता वैसे। मैटर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हमें कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है, मतलब हमें कितने इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, कितना डीप में जाके इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, ये डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स आप ध्यान रखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। देखो रेड पॉइंट को पढ़ना खाली, एंटिटी अपने इंटरनल कंट्रोल को कितना परफॉर्म करता है। यदि एंटिटी पूरे साल भर अपने इंटरनल कंट्रोल्स को रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है, अपने इंटरनल कंट्रोल्स को लगातार रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है, आप ही की मेहनत कम होगी। जितना काम मैनेजमेंट करके बैठे, मैनेजमेंट अच्छे से इंटरनल कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, साल में 2-2 बार उसको रिव्यू करता है, 2-2 बार मॉनिटर करता है, सुधार करता है, तो अच्छी बात है, बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम वो जितना अच्छा होगा हमें उतना कम चेक करना पड़ेगा। सेकेंड, लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, आपका ऑडिट पीरियड कितना बड़ा है। देखिए अगर ऑडिट पीरियड छोटा सा है, वैसे जनरली ऑडिट पीरियड 1 साल ही होता है, 1 साल की ऑडिट करते हैं, अगर 1 साल से कम का है तो कम चेक करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरनल कंट्रोल्स को कितना चेक करना है, ठीक है। क्या बोला, डिविएशन, ये आपने जब रिस्क असेस करा होगा उसमें पता चला होगा। रिस्क असेसमेंट के टाइम पर अगर आपको लग रहा था इंटरनल कंट्रोल ज्यादा वीक है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना है। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, आप किस लेवल के ऊपर पढ़कर आए थे अभी, आप ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ज्यादा डीप में जाओ। एंड लास्ट, एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, राइट। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, लाइक ये कुछ काम का नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड के इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं, पूरे साल भर के चेक करने हैं। जनरली हम पूरे साल भर के करते हैं, कुछ 1-2 इंटरनल कंट्रोल ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर के लिए नहीं होते, जैसे क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। बचपन में आपने पढ़ा 12th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, याद आया। विद एडजस्टमेंट कब करते थे, साल के एंड में, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अर्नर्ड, अक्रूड, डेप्रिसिएशन, ये सब क्लोजिंग एंट्रीज, प्रोविजंस, ये साल के एंड में होगी, तो इनका इंटरनल कंट्रोल तो साल के एंड में ही काम करेगा ना, यानी पूरे साल भर नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। काम का नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगला पॉइंट 5 स्टार मार्क कर लीजिए, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अगली क्लास से पहले तुम्हारे पास थोड़ा गैप रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं।